फ्रेंड्स, परीक्षा विजेता चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सीरीज में जो पूरा कोर्स करा रहा हूँ उसमें जो है आज इंडियन पॉलिटी के चौथे लेक्चर या चौथे वीडियो को लेकर चलता हूँ, जिसमें हम लोग भारत के संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन जो है उससे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो देखिए, भारत के संविधान में जो है भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकार डिस्क्राइब हैं, दिए हुए हैं। और ये जो मौलिक अधिकार हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक को है ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता देते हैं कि मतलब जो राज्य है, राज्य मतलब जो कानून बनाने के लिए या कानून का पालन करने के लिए जितनी भी एजेंसियां हैं वो उस व्यक्ति पर ज़बरदस्ती ना कर सकें, उसको प्रताड़ित ना कर सकें, इसलिए 6 तरीके के मूल अधिकार दिए गए हैं। तो ये बी ऑप्शन सही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करना मूल अधिकारों का उद्देश्य है। अगला है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, पहला है निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो आप देखिए ध्यान से कि जो भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, खासकर आर्टिकल 19 के स्वतंत्रता के अधिकार को है ना आपातकाल के दौरान निलंबित कर दिया जाता है ना, और बाकियों को भी किया जा सकता है जो है 20 और 21 को छोड़कर, है ना। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है ना किस अनुच्छेद में आता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना भारत के संविधान में, वो चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का, और वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक डिस्क्राइब है ना। जो है अनुच्छेद या आर्टिकल 25 में जो है वो किसी भी धर्म को अपनाने, उसे पूजने, फैलाने, इसका अधिकार है। आर्टिकल 26 में जो है वो अपनी धार्मिक संस्थाओं को मैनेज करने का अधिकार है। 27 में जो है वो मेनली धर्म के आधार पर कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा भारत में, उसका अधिकार है। और 28 में जो है धार्मिक जो शिक्षण संस्थाएं हैं उन जो सरकारी पैसे से चल रही हैं उनमें धर्म की शिक्षा देने पर पूरी तरीके से रोक है, ये उसका अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कह रहा है चेन्नई राज्य बनाम चपक्कम दोयरानम मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है ना। तो ये जो मुकदमा था इसमें मेनली जो है भारत के संविधान में भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो है उसको संशोधित किया गया था। समता का अधिकार, समानता का अधिकार है पहला, उसी में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो अभी मैंने बताया कि 19 से लेकर के मेनली 22 तक जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है भारत के संविधान में। तो उसी में से अनुच्छेद 21 जो है वो मेनली ये पूछ रहा है केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, तो कार्यपालिका के विरुद्ध तो है ही, विधायिका के विरुद्ध उसके भी विरुद्ध है ना, पर न्यायालय के विरुद्ध नहीं है ना। तो ये जो है वो डी ऑप्शन सही है, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध ये अधिकार प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान दीजिए और किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही है ना। तो इसका ए पॉइंट देखिए कि इससे वाक्य स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। ठीक है, आप अगर किसी को बाध्य करेंगे तो इससे स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, है ना। दूसरा पॉइंट है, ये कह रहा है कि इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, कि हम किसी भी चीज़ को अपने अंतःकरण में शामिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। और अगर हमारा धर्म नहीं कहता तो फिर जो है वो हम उस चीज़ को कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता राष्ट्रगीत गाने के लिए, है ना। और साथ में जो है तीसरा है, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई विधिक उपबंध नहीं है। नहीं, विधिक उपबंध है ना, बाध्य करा जा सकता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने है ना
पिक्चर हॉल में राष्ट्रगान के समय खड़ा होना आवश्यक कर दिया था, तो वो उपबंध है। लेकिन पहला और दूसरा अपनी जगह सही है, इसलिए ये ऑप्शन आप जो है इस पर टिक करिए। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षण सर्टेररी रिट निम्नलिखित में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं। तो देखिए मैं बता दूं आपको कि जो मूल अधिकार दिए गए हैं, खासकर 5 मूल अधिकार जो हैं, उनको लागू कराने का या उनको कोई छीनना चाहता है या उनका अतिक्रमण करता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, है ना, हम अपने अधिकारों को बचाने के लिए रिट दायर कर सकते हैं। वो 5 तरीके की रिट्स जो है वो जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, है ना, जिस जो है वो हैबियस कार्पस, मैंडामस, है ना, प्रोहिबिशन, सर्टेररी और कोवारंटो, है ना। तो उसी मैसेज को जो है उत्प्रेक्षण या सर्टेररी रिट जो है वो मेनली क्या है, ए ऑप्शन दिया है, अधिकारता का अभाव या अधिकारता से बाहर किए गए कार्य के लिए। ठीक है, कि ये रिट उसी के लिए होती है कि किसी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य किया है। ठीक है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने, अभी भी मैंने बताया कि अगर कोई जो है आपके अधिकारों का या न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण करता है तो रिट्स जारी हो सकती हैं। अभिलेख में प्रत्यक्षता प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, हाँ, किसी को अगर ज्ञान नहीं है ना, और उसने त्रुटि के आधार पर ऐसा कार्य कर दिया है जिससे किसी के मूल अधिकार छीने जा रहे हैं या छिन जाएंगे, है ना, तो उसके लिए जो है वो सर्टेररी नाम की रिट जो है, उत्प्रेक्षण नाम की रिट जारी की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश, मैंडामस मतलब सबसे बड़ा आदेश के माध्यम से न्यायालय, ए ऑप्शन है, किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है, नहीं, ये हैबियस कार्पस है ना, उससे दिया जाता है। बी, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, नहीं, ऐसा भी कोई उपबंध नहीं है। अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मंगा सकता है ना, तो नीचे के न्यायालय से केस मंगाने के लिए भी परमादेश नहीं होता। परम आदेश मतलब कोर्ट किसी भी निचले कोर्ट या किसी भी ऐसे व्यक्ति, सरकारी व्यक्ति को ये आदेश करती है कि आपने जिस कार्य से मना कर दिया है उस कार्य के ना करने से किसी के मूल अधिकार छिन रहे हैं, इसलिए आप उस कार्य को जरूर करिए। तो किसी, इसका डी ऑप्शन सही हो गया, किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा, कि सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू है या जिसको हम आलोकित कर सकते हैं वो कौन सा भाग था। तो संविधान का भाग 3, अभी मैंने भी बताया था, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान का भाग 3 है, इसको सर्वाधिक आलोकित जो है वो भाग कहा था। किस बात ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया, है ना, कौन सा मुकदमा था जिससे जो है वो संसद को संशोधन करने का अधिकार दिया था। तो देखिए सबसे पहले जो है वो केशवानंद भारती, है ना, उस मुकदमे ने भारत में संसद में को मूल अधिकारों में बदलाव करने का अधिकार दिया था। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसे मना कर दिया था, लेकिन इसमें उसने जो है कहा कि हाँ संसद बदलाव कर सकती है, परंतु भारत के संविधान का मूल ढांचा ना जो है वो छेड़ा जाए, मूल ढांचे को वैसा ही रखते हुए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद को है, ये कहा गया था। नेक्स्ट है 1995 में पारित अप्रत्यक्षता अपराध अधिनियम, है ना, को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है ना। तो ये जो है वो छुआछूत से संबंधित जो है वो अधिनियम था, 1995 में लागू हुआ था, है ना। और इसमें जो है वो किसी भी जो है जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति के खिलाफ, है ना, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना या उसको सताने से संबंधित जो है ये अधिनियम जारी किया गया था, है ना। और ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से अब जाना जाता है। ठीक है,
मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? मूल अधिकारों में बदलाव की शक्ति जो है वो संसद को प्राप्त है। हालांकि जो है वो मूल अधिकारों में बदलाव करना जो है विशेष संशोधन प्रक्रिया को पारित करके ही जो है करा जा सकता है, लेकिन ये काम संशोधन का है, वो संविधान का है, संसद का है। नेक्स्ट है 13वां सवाल है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाग 3 जो है आर्टिकल 12 से लेकर के है ना 35 तक जो है वो मूल अधिकारों से संबंधित है ना। और इसमें जो है 12 से 35 तक अगर मैं गिनता हूँ तो टोटल जो है वो 24 मूल जो है अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें मूल अधिकारों का वर्णन है। हालांकि मूल अधिकार जो है आर्टिकल 14 से 32 तक ही हैं, लेकिन ये भाग 3 में जो है बाकी अनुच्छेद भी मूल अधिकारों से संबंधित ही है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध मतलब रोका जाना है ना, एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन किया गया है? मतलब धर्म के आधार पर आप किसी व्यक्ति में, दो व्यक्तियों में कोई भी भेद नहीं कर सकते है ना। आर्टिकल 15 में ऐसा दिया गया है। ये किस में आता है? तो आर्टिकल 15 जो है वो समानता के अधिकार या समता के अधिकार को शामिल करता है। आर्टिकल 14 से अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार डिफाइन है, उसी में यह आता है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए थे? हाँ देखिए, ये सवाल अलग तरीके का है। इसमें ये पूछ रहा है कि संविधान द्वारा कितने अधिकार दिए गए थे। तो संविधान द्वारा तो भारतीय नागरिकों को 7 दिए गए थे, लेकिन है ना जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो है एक जो है वो अधिकार, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 के तहत जो है वो हटा दिया गया था। अब उसे मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, तो अब 6 हैं। लेकिन पूछा ये गया है संविधान द्वारा कितने प्रदान किए गए थे, तो जो है वो 7 किए गए थे, संशोधन करके 6 हैं। 16वां भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है ना मूल संविधान का हिस्सा था। बिल्कुल, जब संविधान बनाया गया था उस हिस्से में पार्ट 3 में मौलिक अधिकारों का जो है वो प्रावधान है। तो मूल अधिकारों को संविधान के मूल हिस्से में ही शामिल किया गया था। ये अलग बात है कि उसमें बाद में संशोधन करके वो कुछ बढ़ाया या घटाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? जैसे मैंने आपको अभी भी पहले पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनको छोड़कर है ना बाकी स्वतंत्रताएं भी दी गई हैं। विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है उसको भी सम्मिलित किया गया है, विदेशियों को भी दिया गया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में उसको भी, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में उसको भी। बस 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो भारत के संविधान में विदेशी नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, फिर ये कह रहा है किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? देखिए, किसी कैदी को अगर किसी ने जो है किसी को कैद करके रखा है ना, और उसको छोड़ा नहीं है, 24 घंटे के अंदर जो है वो नहीं छोड़ा है, तो उसको छुड़वाने के लिए कोई भी जाकर के न्यायालय में जो रिट या जो आदेश ला सकता है ना, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से जाने जाते हैं हैबियस कार्पस, कि आपने किस आधार पर उस किसी व्यक्ति के शरीर को रखा है ये पूछा जाता है। तो ये जो है इस तरीके से ये रिट जारी होती है। फिर है भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा।
कितने घंटे में। तो अभी मैंने बताया जिसको भी आपने रोक के रखा है या गिरफ्तार करके रखा है तो 24 घंटे के अंदर जो है उसको किसी भी जो है नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, परंतु इसमें आने जाने का समय इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाने का कौन सा जो है विधान या कौन सा अनुच्छेद ऐसा है, तो आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण है ना। वो जो है कि कानून सभी के लिए, ऐसा नहीं कि जिस पर सत्ता है उसको अलग से अधिकार दिए गए, या वो किसी भी व्यक्ति को जो है वो कानून अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके का कानून बनाने का भारत में कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति, मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने की शक्ति है ना किसके पास है। तो मौलिक अधिकारों पर अगर कोई रोक या प्रतिबंध लगा सकता है तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो उद्घोषणा करके है ना जो है आपात स्थितियों में प्रतिबंध जारी कर सकता है या लगा सकता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा, है ना। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार में आता है और आर्टिकल 20 में ये डिफाइन है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार दंडित नहीं किया जा सकता, साथ में जो है उसको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता, यह आर्टिकल 20 कहता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। ये कह रहा है समाजवाद शब्द जो है उसको जोड़ा गया है और उसमें जो है अगर हम इन अनुच्छेदों को देखें तो ये पता चलता है समान कार्य के लिए समान वेतन है ना वो किस मौलिक अधिकार में आता है, ये पूछ रहा है। तो देखिए आप अनुच्छेद जो है 14, 15 और 16 इसमें समानता का अधिकार है और उसमें किसी भी दो व्यक्तियों में या पुरुष स्त्री में लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर है ना और जो है वो जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करना पूरी तरीके से मना है या जो है वो प्रतिबंधित है। तो आर्टिकल 14, 15, 16 इसका आंसर है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। देखिए संपत्ति का अधिकार पहले आर्टिकल 31 में, अनुच्छेद 31 में जो है एक मूल अधिकार था, फिर उसे 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया और अब जो है वो विधिक अधिकार है, एक लीगल राइट है ना और अनुच्छेद 301A में है ना जोड़ा गया है अलग से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है, मतलब किस अनुच्छेद से किसी भी व्यक्ति को कहीं भी यात्रा करने का अधिकार है ना। तो ये जो है वो विदेश यात्रा है ना, भारत में तो कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार आर्टिकल 19 में, विदेश यात्रा करने का अधिकार आर्टिकल 21 में आता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। मौलिक अधिकार किसे कहा गया है, आवास का अधिकार है ना, विदेश यात्रा का अधिकार, तो आवास का अधिकार भी जो है वो मौलिक अधिकार में कहीं भी भारत में किसी भी जगह है ना कुछ जगह रिस्ट्रिक्शन छोड़ के रह सकता है, रुक सकता है। विदेश यात्रा का अधिकार अभी मैंने बताया आर्टिकल 21 में है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है ना आर्टिकल 14, 15 और 16 में है। तो ये तीनों ही जो है वो हमारे ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन होगा 1, 2, 3 तीनों ही जो है सही माने होंगे। ठीक है। सार्वजनिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है ना। मैंने आपको बताया था कि जो है सार्वजनिक उपचारों का अधिकार किस परिस्थिति में हट जाता है,
तो आपात स्थिति में बिल्कुल हटाया जा सकता है। सेना सदस्यों के संबंध में सेना के सदस्यों को कुछ मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया है, अलग है। और जब सैनिक विधि है ना जो है क्या नाम मार्शल लॉ लागू हो, तब भी जो है वो इस इन अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, खासकर आर्टिकल 19 के अधिकारों। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो है उपयुक्त तो सभी ही सही हैं, है ना, जो है डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अंग जो है किस अनुच्छेद से माना गया है, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो भारत के नागरिकों का अधिकार है, और इस अधिकार के हिसाब से है ना किस अनुच्छेद में ऐसा दिया गया है कि वो जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कृपाण रख सकते हैं, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 के अनुसार ऐसा अधिकार है। ठीक है ना। तो ये इस वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित जो है कुछ करेंगे, है ना। और जो है आपने अगर अब तक मेरे चैनल परीक्षा विजेता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और बेल आइकन पर ज़रूर बटन दबाइए।